हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर एक्सट्रीमली वेल। बहुत बढ़िया हो, अच्छे से प्रेपरेशन कर रहे हो सारे सब्जेक्ट्स की। एंड इसी के साथ इस वीडियो में हम इंग्लिश का हमारा पूरा सिलेबस ख़त्म करने वाले हैं एंड समझने वाले हैं कि अभी हमें एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, किन किन बेसिक पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए कि साल भर अगर हमने नहीं भी करा, हमारा सेकेंड एग्जामिनेशन देने की एक सिचुएशन बनी, तो अब हमें क्या चीज़ चेंज करनी चाहिए जिससे हम लोग क्या है अच्छा स्कोर कर पाए एंड क्लियर कर लें अपने एग्जामिनेशंस। सबसे पहले तो आपको अपने एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। आपका इंग्लिश का एग्जाम 3 आइडियाज़ में डिवाइडेड है, 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है। सीधा सीधा जो एक पोर्शन जाता है हमारा, वो जाता है लिटरेचर का, जो कि एक कंप्लीट डिफरेंट पोर्शन है विच इज़ फॉर 44 मार्क्स। एंड इसमें आपके पास 2 बुक्स हैं। एक है आपकी फ्लेमिंगो, जो कि आपकी मेन बुक है, कोर बुक है, एंड सेकंड है आपकी विस्तास। विस्तास में सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोज है एंड इसमें आपका प्रोज एंड पोइट्री दोनों है। मतलब कि ये वाली जो बुक है ये ज़्यादा मार्क्स की आती है। कौन सी? फ्लेमिंगो बुक। अगर तुमने ये बुक भी पूरी तरीके से पढ़ ली ना, तुम काफ़ी हद तक पास हो जाओगे, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा अगर हम सेकंड पोर्शन की बात करें तो वो होता है हमारा ग्रामर पोर्शन एंड एक होता है हमारा रीडिंग का पोर्शन, उसी के साथ साथ राइटिंग का पोर्शन। अब आई डोंट नो, आप अगर कहीं पे लैक कर रहे हो तो आई सपोज आप लैक कर रहे हो आपके कॉम्प्रिहेंशन में। आपको अभी के लिए ये 2 चीज़ों पे बहुत रिलीजियसली वर्क करना है, 2 चीज़ों पे बहुत अच्छे से मेहनत करके वर्क करना है। एक है कि ये जो रीडिंग का क्वेश्चन होता है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर लो, वो बेस्ट रहेगा आपके मार्क्स लाने के लिए। दूसरा, लिटरेचर पोर्शन में जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है, फ्लेमिंगो जो बुक है उसको आप बहुत अच्छे से मास्टर कर लो एंड आज हम लोग इसका पूरा वन शॉट रिविजन करने वाले हैं। नाउ ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आई हूँ जिसमें हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। मतलब आपको इस पूरे पैसेज को क्या है रीड करना है एंड उसके बेसिस पे आपके MCQs हैं। अब ये चीज़ मैंने पहले भी सजेस्ट करी थी कि ये बहुत ही डायरेक्ट होता है। अगर आपको बेसिक रीडिंग आती है तो भी आप इसमें अपने फुल ऑन फुल स्कोर कर सकते हो। आपको सिर्फ आपका जब पेपर हाथ में मिल जाए पहले ही ये पैसेज पढ़ के रखना है एंड जैसे ही आपका राइटिंग टाइम स्टार्ट हो आपको क्या है इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। एग्जाम्पल दिखाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पैसेज में लिखा है लाइफ इज अ स्ट्रगल वी लिव इन डीड्स एंड नॉट इन ईयर्स। लाइफ एक स्ट्रगल है, हम लोग हमारी डीड्स में, मतलब हम हमारे कर्म में रहते हैं और नॉट इन ईयर्स में नहीं रहते। इफ़ वी रेस्ट वी रस्ट, मतलब कि अगर हम मेहनत नहीं करते, अगर हम कोशिश नहीं करते चीज़ें करने की, अगर हम रेस्ट करते हैं, आलस दिखाते हैं, तो हम सड़ जाते हैं, हम रस्ट कर जाते हैं। इफ़ वी वर्क वी शाइन लाइक ज्वेल्स, अगर हम मेहनत करते हैं, अगर हम काम करते हैं तो हम क्या है, हम हीरो के जैसे क्या है चमकते हैं। एडवेंचर्स आर द एसेंस ऑफ लाइफ, जो हमारे एडवेंचर्स हैं वो लाइफ के एसेंस है। मतलब कि हमारे पास जो भी हमारे लाइफ के अप्स एंड डाउन्स हैं, लाइफ जीने का मतलब ही क्या है एडवेंचर्स से है। बट एक्शन ऑल्सो कंटेम्पलेशन, प्रॉपर एक्शन नीड्स प्रॉपर इनिशिएटिव। तो कोई भी एक्शन को कंप्लीट करने से पहले हमें क्या चाहिए होता है, एक सही शुरुआत चाहिए होती है, सही इनिशिएटिव चाहिए होता है। अब मैंने इसका एक पैसेज आपको रीड करके बताया। क्वेश्चंस देखो, अकॉर्डिंग टू द राइटर, मतलब कि ये जो पैसेज जिसने लिखा है उसके अकॉर्डिंगली आपके पास 4 ऑप्शन रहते हैं। आपको A, B, C, D में से सही ऑप्शन क्या है टिक करना है। हमने ये पढ़ा था कि एडवेंचर्स आर नॉट द एसेंस ऑफ लाइफ, तो हमने तो देखा कि एडवेंचर्स आर द एसेंस ऑफ लाइफ, तो ये चीज़ यहाँ पे गलत हो गई। ऐसे ही जब आप ये पूरा पैसेज पढ़ोगे आपको क्या है, आपको ये सारे, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकेंड क्वेश्चन, ये थर्ड है ना, और ये 4th क्वेश्चन करना आएगा। नाउ ये मैं अभी नहीं करवा रही हूँ क्योंकि इसको करवाने का अभी कोई भी सेंस नहीं है। जब आपका एग्जाम होगा आपको अलग पैसेज मिलेगा, आपको हमेशा एक फ्रेश पैसेज इसके लिए मिलता है
कभी कभी भी आपको एक सेम सिमिलर ओल्ड पैसेज नहीं मिलता। जो बुक्स आप फॉलो कर रहे हो उस बुक का भी एक सेम पैसेज उठा के एग्जाम में नहीं देते, एक न्यू टॉपिक देते हैं। तो इसको सिर्फ 1-2 बार प्रैक्टिस करो, दैट्स इट, और कुछ यहाँ पे हमें नीड नहीं है करने की। ऐसे हमारे पास 10 क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे हमारे पास क्या है 10 क्वेश्चंस होते हैं। अब ये 10 क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग का आ जाता है नोट मेकिंग, ठीक है। ये 10 क्वेश्चंस करने के बाद हमारा टॉपिक आ जाता है नोट मेकिंग का, ओके। अब ये नोट मेकिंग का टॉपिक में हमें क्या करना है, हमें बनाने हैं नोट्स। जैसे कोई क्लास आप अटेंड करते हो, टीचर जो पढ़ाती है आप उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालते हो, सिमिलर उसी तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। मतलब कि आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक पैराग्राफ से निकालनी है, विच इज़ फॉर 4 मार्क्स। ये चीज़ आपकी 4 मार्क्स की आएगी एंड 4 मार्क्स में से सीधा 1 मार्क आपके टाइटल का जाएगा, 1 मार्क आपके टाइटल का जाएगा एंड बाकी के मार्क्स आपके कंटेंट के जाएंगे कि आपने एग्जैक्टली लिखा क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। साइकिलिंग सर्वाइव्स एज ए पॉपुलर पास टाइम बिकॉज इट यील्ड्स प्लेजर एंड बेनिफिट्स। तो बेसिकली ये जो हमारा पैसेज है ये बात कर रहा है साइकिलिंग के बारे में, मतलब कि जो साइकिल हम चलाते हैं उसके बारे में ये बता रहा है कि वो प्लेजर एंड उसके अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। प्लेजर मतलब साइकिल चला के हमारे सोल को अच्छा लगता है, हमें शांति मिलती है, हमें कामनेस मिलती है एंड उसी के साथ साथ अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। क्या बेनिफिट्स बताए साइकिल के, कि ये एक एक्सरसाइज का फॉर्म है। तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, बेनिफिट्स ऑफ साइकिलिंग। पहला कि ये एक एक्सरसाइज है। दूसरा, ऑफ साइकिलिंग मेनी पीपल हैसली से दैट इट इज हार्ड वर्क बट अ फिट एंड अ प्रैक्टिस्ड राइडर डज नॉट अग्री विद दिस वर्डिक्ट। तो ये चीज हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। मतलब कि इस पूरे में से आपके पास जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपको वो इंफॉर्मेशन निकालनी है। द आर्ट ऑफ इजी साइकिलिंग मस्ट बी कल्टिवेटेड। मतलब कि इजी साइकिलिंग का जो एक स्किल है, जो एक आर्ट है, वो हमें कल्टिवेट करना चाहिए खुद में, मतलब उसकी हमें हैबिट डालनी चाहिए खुद में। बट वंस इट हैज़ बीन एक्वायर्ड अ लॉन्ग डेज रन शुड नॉट अनड्यूली टायर एनी नॉर्मल राइडर। मतलब कि जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे, जब हम कई सालों तक साइकिलिंग कर लेंगे, जब हमारा स्टैमिना बिल्ड हो जाएगा साइकिलिंग में, तो हम एक बार में ही थोड़ी देर साइकिल करके क्या है टायर्ड नहीं होंगे, हम सही से साइकिल बहुत देर तक कर पाएंगे। यू मूव अलॉन्ग बाय योर ओन ग्लैड एफर्ट। तो आप वर्क तभी करोगे जब आप अपने खुद के एफर्ट, अपने खुद की जो मेहनत है उसमें पुट कर रहे हो। एंड मैनी ऑफ अस विश टू यूज आवर लेग्स एंड लंग्स एज वेल एज आवर आईज। An active, healthy person ought not to be content to travel always as a mere passenger. तो जो एक इंसान जो हेल्दी है, जो बहुत अच्छे से चीज़ें करता है, वो सिर्फ एक पैसेंजर बन के क्या नहीं रह सकता। ठीक है, अब ऐसा पूरा आपके पास लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको एक इसमें टाइटल देना है, मतलब आपको इस पूरे पैसेज का एक क्या देना है, एक हेडिंग देनी है। क्या देनी है, एक हेडिंग देनी है। अब एक और चीज़ कि ये भी आपके पास सेम कहीं से नहीं आएगा। आप किसी भी दुनिया की बुक उठा के देख लो, ये पैसेज बिल्कुल सेम आने की कोई चांस नहीं है। ये पैसेज डिफरेंट ही आएगा, ये पैसेज अलग अलग ही आएगा। एंड इसको एक बार समझ लो, वंस के लिए समझ लो, एटलीस्ट ये 1 मार्क तो आपका यहाँ पे मिल ही जाएगा आपको। तो जो भी पैराग्राफ है उसको रीड करो, उसको एक हेडिंग दे दो। मतलब जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में क्या होता है, एक हेडिंग दी होती है। सिमिलर उसी तरीके से एक पैसेज की हमें क्या है, हेडिंग यहाँ पे देनी है। अब यहाँ पे नोट्स क्या बनाए हमने, सबसे पहले साइकिलिंग अ पॉपुलर पास टाइम, ये 3 मार्क्स का रिमेनिंग बचता है। तो आप इसमें से एनी 3 कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। कुछ भी पॉइंट आप पैसेज में से क्या है उठा लो, कोई भी पॉइंट आप पैसेज में से उठा लो एंड उसका जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो हटा दो। जो मेन पॉइंट बचता है उसको वहाँ पे रखे रहने दो। ठीक है, क्लियर इतना?
चलो एक और क्वेश्चन है हमारे पास नोट मेकिंग का। इन मॉडर्न वर्ल्ड ऑनेस्टी हैज लॉस्ट इट्स मीनिंग। तो ये पैसेज बात कर रहा है ऑनेस्टी के बारे में। अब इसका टाइटल आप क्या रख सकते हो, इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी हैज़ लॉस्ट इट्स मीनिंग। तो टाइटल आपको, आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, किसी दूसरे बच्चे का अलग होगा, सबको टाइटल के लिए मार्क्स मिलेंगे। कोई भी दिक्कत टाइटल में किसी को नहीं आती। अटेंड करना क्वेश्चन को बस क्या है, इंपॉर्टेंट है। वेल्थ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैंस लाइफ टुडे, वैल्यू ऑफ मनी हैज़ गॉन हाई। मतलब कि हमारे जीवन में जो पैसे की अहमियत है वो बहुत ऊपर चली गई है। पैसे की अहमियत की वजह से ही हम सब आज पढ़ाई करते हैं, हम सब आज कोशिश करते हैं कि हमें अच्छी नौकरी मिले, जिसकी वजह से जो वैल्यू है, जो अहमियत है पैसे की, वो बहुत ऊपर चली गई है। Everyone wants to become rich without hard labor। हर किसी को अमीर बनना है, हर किसी को रिच बनना है विदाउट हार्ड लेबर, मतलब कि ज़्यादा मेहनत करे बगैर। He does not hesitate to adopt any means at all to become rich। कोई भी इंसान जो बस चाहता है हमें रिच बनना है, वो रिच बनने की एग्जैक्टली मेहनत नहीं करता, वो रिच बनने के लिए कुछ भी चीज़ें अडॉप्ट नहीं करता, कोई भी चीज़ें, कोई भी चेंजेस वो अपने में नहीं लाता। एंड सम पीपल अप्रिशिएट ऑनेस्टी, मतलब कुछ लोग अभी भी हैं जो ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करते हैं। ऑल रिलीजन्स ले डाउन ग्रेट स्ट्रेस ऑन ऑनेस्टी। तो जितने रिलीजन्स है, भले इस्लामिक है, भले क्रिश्चियनिटी है, भले हिंदुइज्म है, सिखिज़म है, कोई भी रिलीजन है, हर रिलीजन में ऑनेस्टी के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंस बताई है, ऑनेस्टी की बहुत ज़्यादा ही अहमियत बताई है कि ऑनेस्ट रहना कितना अहमियत है, कितनी अहमियत रखता है। ठीक है, अब ये पूरे पैसेज में से एक चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि इम्पॉर्टेंस बात हो रही है ऑनेस्टी की। एन ऑनेस्ट मैन इज ऑलवेज ब्रेव। तो एक ऑनेस्ट मैन, एक इंसान जो हमेशा ऑनेस्ट बोलता है, वो हमेशा ब्रेव होता है। एंड ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबडी। तो वो किसी से भी डरता नहीं है। ही इज़ ट्रूथफुल एंड इज़ लाइक्ड बाय एवरीवन। तो कोई इंसान जो ऑनेस्ट है, जो कोई गलती भी कर देगा, वो इंसान अगर अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट कर ले, अगर वो ऑनेस्ट रहे, तो उसको फिर सब पसंद भी करते हैं। एंड ऑनेस्टी शुड बी मेंटेन्ड एवरी ईयर एट होम एंड इन स्कूल, अमंग फ्रेंड्स एंड इवन इन दी प्ले ग्राउंड। तो जो ऑनेस्टी की एक डीड है, वो हमेशा हर जगह पे फॉलो होनी चाहिए। अब यहाँ से हमने बचपन से हमेशा से एक कोट सुना है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो हम लोग हमारे टाइटल में ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी भी क्या है, रख सकते हैं। हम लोग क्या रख सकते हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे गिवन है ऑनेस्टी, पीस ऑफ माइंड। तो टाइटल हमेशा हमेशा क्या है, टाइटल हमेशा अलग अलग हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अलग टाइटल होने में। नाउ डिज़ायर टू बी रिच हैज़ मेड पीपल डिसऑनेस्ट। तो लोग जब ग्रीड के पीछे भागते हैं, उसकी वजह से लोग क्या है, झूठ बोलने लगे हैं। अब ना मैं बिल्कुल नहीं चाह रही कि आप ये इतने बड़े बड़े ये लिखो पॉइंट्स, छोटे छोटे लिखो। ऑनेस्टी इज अप्रिशिएटेड, वहाँ पे था ना कि एन ऑनेस्ट मैन इज लाइक्ड बाय एवरीवन, वो लिख दो उठा के। ऑनेस्ट मैन इज ऑलवेज सक्सेसफुल इन द एंड। मतलब तीन ना वहाँ से छोटे छोटे सेंटेंस उठा दो। एंड ट्रस्ट मी, अभी जो आप एग्ज़ाम देने वाले हो वो एग्ज़ाम बहुत ईजी लेवल का आना है। थोड़ा सा फोकस करो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। डोंट ओनली जस्ट गिव योर एग्ज़ाम टू पास, डोंट ओनली जस्ट गिव योर एग्ज़ाम टू स्कोर लाइक पासिंग मार्क्स। अच्छे करने के लिए सोचो, बेस्ट करोगे। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, हमारा नोट मेकिंग का 4 मार्क का क्वेश्चन हो गया। उसी के साथ हमारी रीडिंग स्किल्स हो गई 10 मार्क्स की, मतलब कि हमारा 14 मार्क्स का डन है। 14 मार्क्स अगर थोड़ा होश से कर लिया तो कहीं नहीं गए। उसके बाद हम आते हैं हमारे किस पे, हमारे एडवर्टाइजमेंट पे। इस साल क्वेश्चन आया था एडवर्टाइजमेंट का। हम लोगों ने जो क्वेश्चन क्लास में एक दिन एग्जाम के पहले जो करवाया था, डिट्टो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ये भी उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। एंड आई एक्सपेक्ट कि इस बार भी ये क्वेश्चन आ सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट इसी के मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। नाउ ऑलवेज रिमेंबर दिस इज ऑल्सो फॉर 4 मार्क्स, जिसमें आपको आपका क्वेश्चन, मतलब जो आप आंसर लिखोगे, वो हमेशा आपको एक बॉक्स में लिखना है। क्या लिखना है, हमेशा एक ऐसे बॉक्स में लिखना है। आई बात समझ कि सबसे पहले आपको लिखना है फॉर सेल, मतलब कि आप क्या बेचना चाहते हो। मतलब इधर पूरी हमें राम कथा नहीं लिखनी, हमें सिर्फ इतना सा लिखना है कि कोई चीज़ हम बेचना चाह रहे हैं, कोई चीज़ हमें क्या है, सेल करनी है। तो आप अगर घर वर की भी बात कर रहे हो तो आप वहाँ पे
टू लेट लिख सकते हो, बट टू लेट हमेशा याद रखना कि ये घर के केस में होता है। अगर हमें कोई चीज़ सिर्फ और सिर्फ बेचनी है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे फॉर सेल सेकेंड हैंड हाउस होल्ड गुड्स, सेकेंड हैंड घर के जो सामान होते हैं वो अवेलेबल हैं। टीवी, कूलर, फ्रिज वगैरह आप लिख दो। उनकी कंडीशन बताना हमेशा नेसेसरी होता है, क्योंकि कोई इंसान अगर न्यूज़पेपर से चीज़ पढ़ के आ रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि ये चीज़ अच्छी है, कहीं खटारा चीज़ तो नहीं है, कहीं ख़राब चीज़ तो नहीं है। तो उसके दिमाग में गुड इमेज होनी चाहिए आपकी चीज़ की, तभी वो आपकी चीज़ के क्या है पैसे देगा। सो एक्सीलेंट कंडीशन, गुड लुक, फुली ऑटोमेटिक, ओनर गोइंग अब्रॉड, कॉन्टैक्ट ये एंड हमेशा हमें मोबाइल नंबर मेंशन करना है, क्योंकि कोई भी इश्तेहार अगर आप न्यूज़पेपर में दोगे तो सामने वाला आप तक बिना मोबाइल नंबर के, बिना डिटेल के वो पहुंच ही नहीं सकता। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको मोबाइल नंबर अपना हमेशा हमेशा क्या करना है, मेंशन करना ही है। उसके बिना कोई भी चीज़ नहीं हो सकती इस क्वेश्चन में, क्योंकि कोई इंसान आपका नंबर देख के ही आपको रीच आउट कर सकता है, उसके बिना वो रीच आउट नहीं कर सकता। एक और क्वेश्चन कि एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है वॉशिंग मशीन को बेचने के लिए जो कि गुड कंडीशन में है एंड ओनर अब्रॉड जा रहा है, तो आप उधर ये भी प्राइस भी मेंशन कर सकते हो अगर आप करना चाहो। प्राइस मेंशन करना भी सही रहेगा। सो सबसे पहले हमेशा हमें बॉक्स बनाना है, हमें फिर से लिखना है फॉर सेल, मतलब हमें कोई चीज़ बेचनी है। वॉशिंग मशीन, मॉडल एंड हमने ईयर लिख दिया, वाइट कलर, एक्सीलेंट कंडीशन, फुली ऑटोमेटिक, अंडर वारंटी, ओनर गोइंग अब्रॉड। कोई भी हमें सेंटेंस सजा सजा के नहीं लिखने, कोई भी हमें चीज़ डेकोरेट करके नहीं लिखनी, हमें सीधा सीधा लिख देना है कि ये बात है, ये कंडीशन है, ये मॉडल है एंड हमारा जो ओनर है वो जा रहे हैं बाहर, कांटेक्ट करो इस नंबर पे। मोबाइल नंबर भी हमें क्या है मेंशन कर देना है, ठीक है। सिमिलर तरीके से एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये है घर के लिए, ठीक है। सो हाउस फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल अ न्यूली बिल्ट हाउस इन अबाउट 200 feet square feet only 3 years ago, situated in the prime location of Dwarka near educational institution and metro station। तो आपने पूरी लोकेशन बता दी। जब भी आप घर की बात करो, जब भी आप बात करो कोई ऐसी चीज की जिसमें घर वर की सेल हो रही है तो उसमें लोकेशन बताना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है एंड आपको बताना पड़ेगा कि ये एक फुली फर्निश्ड फ्लैट है, फुली फर्निश्ड हाउस है एंड उसमें कोई भी डेट नहीं है, मतलब कोई भी लोन नहीं है यहाँ पे। कॉन्टैक्ट नंबर अगेन आप यहाँ पे दे सकते हो एंड हाउस है तो आप क्या है एड्रेस भी बता सकते हो। साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि जो प्राइस है दैट इज़ नेगोशिएबल, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस घर का 10 लाख रुपए मांग रही हूँ तो वो 10 के मैं 8 भी कर दूंगी, मतलब मैं ऊपर नीचे मान सम्मान में पैसे क्या है कर सकती हूँ। आ गई इतनी बात समझ में? क्लियर बिल्कुल। चलो नाउ हमें क्या करना है, अब हमें करनी है हमारी नोटिस राइटिंग। सो लाइक एडवर्टाइजमेंट नोटिस भी हम बनाते हैं एक बॉक्स में एंड यहाँ पे हम लिखते हैं नोटिस। अब देखो नोटिस बहुत लंबा नहीं होता, नोटिस एक छोटा छोटा सा क्या है, छोटा छोटा सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ पेपर होता है जो हमें बोर्ड पे लगाना है। तो इसमें हमें लिख देना है यू आर मेघा सेन द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। आप मेघा सेन हो, आप अपने स्कूल की सेक्रेटरी हो एंड आपको नोटिस पुट करनी है स्कूल नोटिस बोर्ड पे, जिसमें आपको स्टूडेंट्स को इन्वाइट करना है अपना नाम देने के लिए, जहाँ पे स्कूल की एक ट्रिप जारी है मांडू। तो आपने सिर्फ लिखना है नोटिस, इंस्टीट्यूशन नेम लिखना है, फिर इधर इंस्टीट्यूशन नेम बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मतलब कि आपके स्कूल का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। फिर इधर से आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। क्या लिखना स्टार्ट कर देना है कि ऑल द चिल्ड्रन इंटरेस्टेड इन गोइंग टू द टूर, इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द टूर टू मांडू कैन गिव देयर नेम, कैन रजिस्टर देमसेल्व्स। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। ओके देखो जैसे लिखा नोटिस,
स्कूल टू मांडू, अगर इस जगह पे आप अपने स्कूल का नेम लिखोगे वो भी चलेगा, कोई भी चीज़ गलत नहीं है। यहाँ पे फिर लिखना है द स्कूल हैज़ अरेंज्ड टूर टू मांडू इन द लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ। सो ऑफकोर्स सी बात है, अगर आप कोई भी अगर आप कोई भी ट्रिप की बात कर रहे हो तो डेट्स मेंशन करना बहुत नेसेसरी है। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू गो टू ऑन दिस हिस्टोरिकल टूर शुड गिव देयर नेम्स टू अंडरसाइंड ऑन और बिफोर 24 दिसंबर विथ पेरेंट्स रिटन परमिशन। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर लिखना है डेट, टाइम, स्कूल एंड जिसने भी ये हमें लेटर लिखा। ठीक है, ये मतलब इन टीचर को हमें क्या है नाम अपना देना है, तो वो लिखनी भी चीज़ क्या है नेसेसरी है। ओके, सिमिलर क्वेश्चन है जिसमें हमें एप्लीकेशन चाहिए डिबेट कंपटीशन के पार्टिसिपेशन के लिए। ये क्वेश्चन शायद इस बार आया था, सेम है ना। तो इसमें हमने क्या लिखा, हमारे स्कूल का नाम, फिर लिखी यहाँ पे डेट। अगर कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम अगर हम नोटिस ऊपर लिख दें, हम कंपटीशन इधर लिख दें, फिर हम डेट नहीं लिखें, तो इज़ दैट करेक्ट? यस डियर, दैट इज़ करेक्ट। अगर आप नोटिस ऊपर लिख रहे हो, डिबेट कंपटीशन लिख रहे हो, वो भी सही है। बस एक चीज़ का ध्यान देना कि तुम स्कूल का नाम इधर नहीं लिख रहे हो, ठीक है, नीचे नहीं लिख रहे हो ज़्यादा। तो ये हमें लिखना है हमारे पेज के सेंटर में। फिर हमें इधर लिखनी है हमारी डेट, फिर हमें इधर लिखनी है हमारी डेट, ठीक है, इधर फिर हमें लिखनी है हमारी डेट। एंड हमें फिर लिखना स्टार्ट कर देना है कि सारे एप्लीकेशंस इनवाइटेड हैं स्टूडेंट्स के लिए जिनको पार्टिसिपेट करना है इंग्लिश डिबेट कंपटीशन में। जो भी बच्चे पार्ट लेना चाहते हैं वो इस डेट से पहले अपना क्या है नाम रजिस्टर करवा दें। एंड लास्ट में हमें लिख देना है हमारा डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मतलब क्या कि लास्ट में हमें लिखना है कि ये लेटर, ये नोटिस किसने लिखवाया एंड हमें जो नाम देना है हमें किसको देना है, ठीक है। एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, सो ये आप क्वेश्चन खुद के लिए कर सकते हो। दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। हमेशा याद रखना कि ये हमें किस में करना है, एक बॉक्स में। एंड थोड़ा बहुत फॉर्मेट इधर उधर चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। क्लियर बिल्कुल सभी को इतना? ओके, ये आपके पास एक सैम्पल आंसर भी है, सो यू कैन रेफर टू दिस sample answer as well. Coming to our next question, which is poster पोस्टर मेकिंग। तो पोस्टर मेकिंग मतलब हमें अगेन इसको एक बॉक्स में करना है जिसमें हम हमारी अलग अलग पेन्स का यूज़ कर सकते हैं, हम हमारे अलग अलग फॉन्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड ये सबसे इजी होता है जिसमें आपके पास टॉपिक आ सकता है सेव ट्रीज, सेव वाटर, या आपके पास आ सकता है टॉपिक से नो टू प्लास्टिक। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये सबसे रिपीटेड टॉपिक्स हैं हमारे एंड सबसे इजी टॉपिक्स हैं जिसमें आप क्लियरली 2-3 पॉइंट्स ये बता दो। एक छोटी सी आप क्या है ड्राइंग बता दो, जैसे अगर सेव वाटर का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप ऐसी एक बूंद बना दो। सेव ट्रीज का क्वेश्चन आता है तो आप उसमें एक ऐसा पेड़ बना दो, है ना। एंड आपको ये क्वेश्चन अटेंड करना है। आप इसमें कलर्स वगैरह का भी क्लियर यूज कर सकते हो। एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेव ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो हम सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो ट्रीज हमें प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि हमें वुड मिलता है, फूड मिलता है, शेड मिलता है, मेडिसिन मिलती हैं, रबर मिलता है, गम मिलता है, ऑक्सीजन, रेनफॉल, सॉइल इरोजन, फूड। तो ये सारी चीज़ें ट्रीज हमें प्रोवाइड करती हैं एंड हम लोग हमारी ट्रीज के बिना लाइफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अगेन ड्रॉ करो, अलग अलग फॉन्ट्स यूज करो। अलग अलग फॉन्ट्स मतलब क्या कि एक जगह पे बिल्कुल ऐसे कर्सिव से लिख दो, दूसरी जगह पे थोड़ा बहुत ऐसे कैपिटल सा बना दो, ऐसे, ठीक है।
तो ऐसे कैपिटल सा बना दो, तो ये भी चीज क्या है हमारी एक्सेप्टेड रहती है। ओके, नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, जिसमें सब बच्चे क्या है उलझ जाते हैं, ये है हमारी लेटर राइटिंग। ये है हमारी लेटर राइटिंग। नाउ लेटर राइटिंग हमारी जो होती है ये है लेटर राइटिंग हमारी जो होती है ये होती है हमारे लिए, ये होती है हमारे लिए सबसे डिफ़िकल्ट चीज़। ये जो हमें सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ लगती है ये है इजी। आपके पास ये पेज है आपका, आपको हमेशा ये लेफ़्ट जो मार्जिन होता है आपके पास वहाँ से शुरू करना है लिखना। क्या करना है, वहाँ से आपको शुरू करना है लिखना। कहाँ से, कोने से, ठीक है। सबसे पहले तो दिमाग में रखो कि हमारे पास लेटर दो टाइप के होते हैं, एक हो गया हमारा फॉर्मल, दूसरा हो गया हमारा इनफॉर्मल, दूसरा हो गया हमारा इनफॉर्मल। जो हमारा फॉर्मल लेटर है, जो हमारा फॉर्मल लेटर है वो हम लिखते हैं किसी ऐसे इंसान को जो किसी एसोसिएशन से रिलेटेड है। जो हमारा फॉर्मल लेटर है वो हम लिखते हैं किसी पोस्ट को, वो हम किसी इंसान के बजाय हम लिखते हैं किसी पोस्ट को, मतलब एक ऐसे इंसान को जिसके पास कुछ चीज़ करने की, कुछ आपकी दिक्कत सॉल्व करने की पावर है। एंड हम लोग उसमें क्या लिखते हैं, सबसे पहले ये जो हमारा पेज है उसमें हम लिखते हैं हमारी सेंडर्स एड्रेस, हम लिखते हैं उसमें हमारी सेंडर्स एड्रेस, फिर हम लाइन छोड़ के लिखते हैं डेट, एंड फिर हम जिसको लेटर लिख रहे हैं हम लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर मतलब जो इंसान आपकी चीज़ को हासिल करेगा, जिसको आपकी चीज़ मिलेगी, आपका लेटर मिलेगा। तो रिसीवर एड्रेस में हम अगर हम लिख रहे हैं एडिटर को लेटर, तो हम एडिटर के घर का पता नहीं लिखते, हम लिखते हैं एडिटर का ऑफिस का पता। हमने लिखना है दी एडिटर दिस 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 ऑफिस एंड दिस 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 सिटी। कभी भी हम एडिटर के घर का पता नहीं लिखेंगे, उस चीज़ में मत जाना। हमें एडिटर से पर्सनली कुछ नहीं है, हमें उसकी पोजीशन से काम है, हमें उसकी पोजीशन से अपना मीनिंग निकलवाना है, तो हम वहाँ पे लिखेंगे। हम लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट कि आपने ये जो पत्र लिखा है इस पत्र लिखने का पर्पस क्या है, इस पत्र लिखने का काम क्या है। एंड फिर आप अपनी बॉडी लिख के, मतलब अपना काम बता के यहाँ पे थैंक यू लिख सकते हो एंड अपना नेम लिख सकते हो। वहाँ पे आपका जो लेटर है वो क्या है, वो फिनिश हो जाता है। जैसे कि हमने लिखी हमारी एड्रेस, फिर हमने लाइन छोड़ के लिख दी डेट, हमने लाइन छोड़ के क्या लिख दी, डेट, फिर लिखा दी एडिटर नव भारत रायपुर, मतलब कि ये हमारी क्या है, ये हमारी रिसीवर्स एड्रेस है। फिर हमने लिखा हमारा सब्जेक्ट कि हमारे आसपास जो क्वालिटी है पानी की वो सही नहीं है एंड ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई कम है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये इस साल आपको आ सकता है। फिर हमने लिखना है सर आपके न्यूज़पेपर से मैं लोगों तक ये पहुंचाना चाहती हूँ, लोगों तक ये बताना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम है एंड 15-20 मिनट्स पानी आता है, वो भी बहुत धीरे धीरे आता है, लो प्रेशर पे आता है, जिसकी वजह से हमारे जो काम है पानी से रिलेटेड वो पूरे नहीं हो पा रहे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को इन्फॉर्म करो, अपने न्यूज़पेपर में लिख के अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करो, जिससे हमारा जो इशू है वाटर का वो क्या है, वो सॉल्व हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। एंड यहाँ पे फिर आपको योर्स फेथफुली और अपना नेम लिख देना है, बस। कोई भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपका ये जो लेटर है ये इतना बड़ा हो। तुम गिनती की 4 लाइन लिख दो, अब तुम गिनती की 4 लाइन लिख दो, अब वो 4 लाइन भी क्या है तुम्हारे लिए काफ़ी है। 4 लाइन से ज़्यादा की लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती, बस जो लिख रहे हो वो सही लिखना। एक और क्वेश्चन, अब हमें लेटर लिखना है हमारे फ्रेंड को, ठीक है। अब हमें लेटर लिखना है हमारे फ्रेंड को। तो पहले हमने देखा हमारा फॉर्मल लेटर, अब हम लोग देखते हैं हमारा
फॉर्मल लेटर हमें देखना है अब हमारा इनफॉर्मल लेटर, जिसमें हम लेटर लिखते हैं हमारे नियर वंस को, हमारे ऐसे लोगों को जिनको हम पर्सनली जानते हैं, जिनसे हम हाल हवाल लेते हैं या जिनको हम हमारी पर्सनल डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आपको लिखना है आपकी सेंडर्स एड्रेस, फिर आपको लिखनी है डेट, फिर आपको लिखना है सीधा डियर, एंड आपका लेटर यहाँ से फिर क्या है शुरू हो जाता है। सिमिलर तरीके से लास्ट में आपको लिखना है थैंक यू एंड योर नेम। इसमें आपको रिसीवर्स एड्रेस और इसमें आपको सब्जेक्ट लिखने की नीड नहीं होती, आप सीधा सीधा अपनी एड्रेस लिखो। सेंडर्स एड्रेस मतलब कि क्या बच्चे, सेंडर्स एड्रेस मतलब कि आपकी एड्रेस, क्योंकि लेटर आप लिख रहे हो। सेंडर्स एड्रेस मतलब क्या, सेंडर्स एड्रेस मतलब आपकी एड्रेस, क्योंकि लेटर आप लिख रहे हो। फिर आपको लिखना है डेट, डेट का फॉर्मेट प्रॉपर रखना, डेट का फॉर्मेट ये प्रॉपर रखना, ठीक है, प्रॉपर डेट का फॉर्मेट रखना एंड लिखना माय डियर प्रदीप। अब टॉपिक पढ़ो कि उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है उसकी सक्सेस पे। सो आई एम वेरी ग्लैड, मतलब मैं बहुत खुश हुआ ये सुन के कि तुम अपने हाई स्कूल एग्जामिनेशन अब पास कर चुके हो। मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ एंड मैं तुम्हें ये भी तुम्हें आशा देता हूँ कि तुम आगे भी एग्जाम में अच्छा करो। विथ लव एंड गुड विशेस योर सिंसियरली प्रकाश। सो ये जो टॉपिक है ये अगेन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसका फिर से क्या है एक स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज हाईली एक्सपेक्टेड, दिस टॉपिक इज हाईली एक्सपेक्टेड, ठीक है, क्लियर इतना सभी को। एक क्वेश्चन और है आपके पास यहाँ पे, आप ये क्वेश्चन एक और बार पढ़ सकते हो, एक और बार देख सकते हो, जिसमें आपको अपने फ्रेंड को बताना है कि हमें दिवाली सेलिब्रेट विदाउट फायर क्रैकर्स करनी चाहिए। अब विदाउट फायर क्रैकर्स करनी चाहिए तो आप बता दो कि फायर क्रैकर्स हमारी सोसाइटी को, हमारे एनवायरनमेंट को कितना पल्यूट करते हैं। वो नॉइस पल्यूशन और एयर पल्यूशन दोनों ही करते हैं। क्या करते हैं वो, प्रदूषण, गंदगी बहुत फैलाते हैं, आवाज़ का भी प्रदूषण होता है और एयर मतलब हमारे वातावरण, हमारी हवा का भी क्या है प्रदूषण होता ही होता है। तो हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों को ये चीज़ बताएं कि हमारी कंट्री में हमें क्या है पॉल्यूशन फ्री क्रैकर्स यूज़ करना चाहिए, या अगर पॉसिबल है तो हमें क्रैकर्स ही यूज़ नहीं करना चाहिए। क्रैकर्स मतलब फटाके होते हैं, ठीक है। आई होप यू विल फॉलो माई रिक्वेस्ट। मैं ये आशा करता हूँ कि मैंने तुमसे जो बात कही तुम वो चीज़ सुनोगे, समझोगे। एंड लास्ट में लिखना है थैंकिंग यू एंड आपका नेम। आपका नेम अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा तो आप अपना या कोई भी नकली नाम भी लिख सकते हो बना के, बट क्वेश्चन में जो नाम दिया है अगर दिया है तो आपको वही क्या है नाम लिखना है। आगे देखें तो हमारे पास क्वेश्चन आता है आर्टिकल राइटिंग का। ये आपको बॉक्स में नहीं करना, ये आपको बॉक्स में नहीं करना। इसमें सीधा सीधा एक टॉपिक दो, यहाँ पे लिखो अपनी बाय लाइन, मतलब आपका नेम कि बाय, जैसे मैंने लिखा तो बाय जिज्ञा आहूजा। यहाँ पे लिखा है सोनिया निगम ने तो बाय सोनिया निगम। एंड पूरी चीज़ आप यहाँ पे फिर बता सकते हो 2-3 पैराग्राफ्स में कि वी लिव ऑन दिस अर्थ, इट इज़ आवर मदर, वी गेट ऑल आवर रिसोर्सेज फ्रॉम इट। तो जो भी चीज़, जो भी आपको चीज़ें लग रही हैं वो आप यहाँ पे क्या है बता सकते हो। एंड ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए एक बार क्या लिखा है, हमने लिखा है कि पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग सो रैपिडली दैट वी आर कंज्यूमिंग अर्थ्स रिसोर्सेज। कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, हम अर्थ के रिसोर्सेज क्या कर रहे हैं, हम अर्थ के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। एंड जो स्पीड है जिससे हम अर्थ को कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है ना, वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, नेचुरली चीज़ों को क्या है यूज़ करनी चाहिए। मतलब कि अगर हम अर्थ को यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसमें फिर ट्रीज़ भी लगानी चाहिए। एंड उसी के साथ साथ हमें हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा नेचर प्रोटेक्टेड रहेगा तो हम लोग क्या है प्रोटेक्टेड रहेंगे, ठीक है, क्लियर बिल्कुल इतना। दिस इज एन एग्जाम, दिस इज नाउ अ क्वेश्चन जिसमें आपको क्या है रिपोर्ट लिखनी है। सो ये सेम होता है, सेम तरीके से आप रिपोर्ट लिख सकते हो, बस इसकी जो वर्ड लिमिट है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब सुनो मेरी बात, आप ना ये सारे क्वेश्चंस देख के बहुत ज़्यादा घबरा गए होगे कि मैम ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। नहीं,
लेटर आपके पास दो होंगे, एक होगा आपको लिखना है किसी न्यूज़पेपर वाले एडिटर को, कलेक्टर को, स्कूल के प्रिंसिपल को, वो आएगा। उसी के साथ साथ क्या आएगा, या तो इनफॉर्मल आएगा, मतलब आपके भाई बहन दोस्त वाला, तो दोनों में से आपको जो इजी लगे आप वो वाला चूज करो। उसी के साथ साथ फिर आपके पास होता है, आपके पास आपकी पोस्टर मेकिंग, एडवर्टाइजिंग एंड साथ में आपकी नोटिस। ये तीन चीजें जो बॉक्स वाली होती है ना, पोस्टर भी बॉक्स में बनता था, तो ये जो तीन चीजें हैं ये एक क्वेश्चन में आती है। तीनों में से आपको कोई एक करनी है, मतलब खैर तीन तो नहीं दी होती, दो दी होती है, दोनों में से कोई एक करनी है। एंड फिर है आर्टिकल और रिपोर्ट, इसमें से भी दोनों में से कोई एक करना है। तो रिपोर्ट थोड़ी लेंदी चली जाती है, जिसमें आपको चीज़ें जो आपकी आंखों देखी चीज़ें हैं वो आपको बतानी है, वो आपको सामने ऑडियंस तक पहुंचानी है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट रहता है। आई विल सजेस्ट कि ये क्वेश्चन आप स्किप करो, ये क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस नहीं करो, वरना आप काफ़ी ज़्यादा उलझ जाओगे। अब एक और आर्टिकल का क्वेश्चन है, हेल्थ हैज़ार्ड्स ऑफ फास्ट फूड, मतलब कि आपको डिसएडवांटेजेस बताने हैं फास्ट फूड के, कि आपको जंक फूड खा के कितना गंदगी बॉडी में जाती है। हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आजकल के माहौल में जो फास्ट फूड है वो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, मॉडर्न डे मीन्स बन गया है, मतलब कि आजकल जो इंसान बाहर खाना नहीं खाए उसको बोरिंग कंसिडर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या है बता सकते हो, आप बता सकते हो कि उसमें प्रेजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या है ख़राब है, एंड जो क्वालिटी यूज़ करी जाती है, क्योंकि फास्ट फूड बहुत चीप मिलता है ना, 10-20 रुपीज़ का बहुत ज़्यादा मिलता है, तो वो जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ही लो क्वालिटी, बहुत ज़्यादा ही चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए क्या है अच्छे नहीं है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। नाउ हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चंस पर, हमारे ग्रामर क्वेश्चंस पर। ग्रामर आपके पास दो पार्ट्स में होता है, ठीक है, ग्रामर आपके पास होता है 2 पार्ट्स में। एक है आपका आपकी गैप फिलिंग के क्वेश्चन, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं बेसिकली, और एक है आपका डू एज डायरेक्टेड, के क्वेश्चंस, जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें आपको करना है आपके रीराइट दी सेंटेंसेस, जिसमें आपको क्या करने हैं, आपको सेंटेंसेस में रीराइट करना है जो भी चीज़ बताई गई है उसको देख के। अब यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है गैप फिलिंग का, जिसमें आपके पास ऑप्शन है, आपको उसको फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें कि डैश नॉलेज इज वेरी डेंजरस। अब यहाँ पे बात हो रही है नॉलेज की। रूल ये बोलता है कि जिस चीज़ को तुम गिन सकते हो उसमें हम लगाते हैं, देखो फर्क है मच का मोर का। मच, मैनी, मोर। मोर मतलब होता है एक चीज से ज्यादा, मच होता है अनकाउंटेबल चीज के लिए। अनकाउंटेबल चीज के लिए मतलब कि कोई ऐसी चीज जैसे प्यार, नफरत, मोहब्बत जिसको आप गिन नहीं सकते, उसमें हम लगाते हैं मच। अगर हम मैनी की बात कर रहे हैं तो हम लगाते हैं वो काउंटेबल चीज के लिए, मतलब कि ऐसी चीजों के लिए जिसको हम गिन सकते हैं। वैसे ही हम अगर कोई ऐसी चीज के बारे में बात करें जिसको हम नहीं गिन सकते, तो उसके केस में हम क्या लगाते हैं, फ्यू। बट यहाँ पे जो नॉलेज है उसको एक सिंगल चीज में माना गया है। उसको क्या माना गया है, सिंगल चीज में माना गया है। अनकाउंटेबल चीज के लिए हम लिटिल भी लगाते हैं, नाउ इधर है डैश इज वेरी डेंजरस, अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो नॉलेज है वो एक सिंगल क्वांटिटी मानी गई है, एंड उसी के साथ साथ इसको एक डेंजरस चीज बताया गया है। नॉलेज इज अनकाउंटेबल, आप किसी की नॉलेज को काउंट नहीं कर सकते, वो एक अनकाउंटेबल चीज है, तभी यहाँ पे हम अ लिटिल यूज करेंगे। वी डैश अ शॉल फ्रॉम हरियाणा, डैश अ शॉल फ्रॉम हरियाणा, सो वी ब्रिंग अ शॉल फ्रॉम हरियाणा। अब ये अभी की बात नहीं है, आप एक शॉल कैसे लाओगे एक बार में ही। वी ब्रॉट अ शॉल फ्रॉम हरियाणा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम बाइड क्यों नहीं यूज होगा, बाइड भी तो यूज हो सकता है। तो बाइड पास्ट टेंस में वर्ड कुछ भी नहीं होता, बाइड वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है।
शी इज गुड डैश मैथमेटिक्स, तो शी इज गुड इन मैथमेटिक्स, शी इज गुड एट मैथमेटिक्स। जब आप एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हो जिसमें कोई इंसान बहुत अच्छा है तो उसमें हम एट का यूज करते हैं, उसमें हम एट का यूज करते हैं। अगर हम जैसे कोई क्लास की बात करें, कोई चीज की बात करें जो एक इंटरवल में होती है, जिसकी शुरू और जिसकी खत्म चीज होती है, कि खत्म तारीख होती है, खत्म पीरियड होता है, उसमें हम इन यूज करते हैं। ठीक है, हैव यू डैश कंप्लेंट अगेंस्ट अस, हैव यू मच कंप्लेंट, मैनी कंप्लेंट, सम कंप्लेंट या एनी कंप्लेंट। सो हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस, तो मतलब क्या तुम्हारे पास हमारे लिए कोई शिकायत है। मिसेस शर्मा इज MLA, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, MLA। तो ये MLA, ये ए से बिगिन हो रहा है, तो जब भी वॉवल साउंड आती है, A E I O U, वॉवल साउंड आती है तो उसमें हम क्या है, एन लगाते हैं। अब यहीं पे अगर हम बोलते मिसेस शर्मा, मिसेस शर्मा एग्जाम्पल दे रही हूँ, मिसेस शर्मा इज मदर डैश मदर। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, मिसेस शर्मा डैश मदर, तो यहाँ पे मदर आ रहा है ना, MLA नहीं आ रहा। MLA में ए से बिगिन हो रहा है, यहाँ म से बिगिन हो रहा है, तो ये जो म से बिगिन हो रहा है यहाँ पे हम अ ही लगाएंगे, यहाँ पे हम अ ही लगाएंगे। तुम अगर देखो तो ये भी M से शुरू हो रहा है और ये भी क्या है, M से शुरू हो रहा है, बट ये MLA है, वो मदर है, तभी यहाँ पे एन और वहाँ पे अ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ऑलवेज रिमेंबर रूल कि लेस्ट के साथ हम शुड यूज करते हैं। ये रूल है, आज के बाद आपको याद रहेगा कि हम हमेशा हमेशा लेस्ट के साथ क्या यूज करते हैं, हम लेस्ट के साथ हमेशा हमेशा किसका यूज करते हैं, शुड का यूज हम करते हैं। ठीक है, क्लियर इतना आपको। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जिसमें हमें क्या करना है, डू इज डायरेक्टेड करना है। आपके पास 7 क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं, आपको उसमें क्या है, उसमें कोई भी 5 करने हैं। सबसे पहले आवर टीचर ऑलवेज कम्स लेट, नेगेटिव में करना है इसको, नेगेटिव में करना है। तो पहले सेंटेंस का मीनिंग समझो, सेंटेंस का मीनिंग क्या है, चेंज नहीं होना चाहिए। सेंटेंस का मीनिंग है आवर टीचर ऑलवेज कम्स लेट, हमारी टीचर क्या है, हमेशा लेट आती है। इसको आपको नेगेटिव में करना है, तो आप बोलोगे कि आवर टीचर, नेगेटिव में जब भी आप सेंटेंस करते हो उसमें आप नेवर और नो का यूज करते हो। ठीक है, तो इसमें आप क्या बोल सकते हो, आवर टीचर इज नेवर ऑन टाइम। जो लेट है उसका आपको ऑपोजिट वर्ड, उसका आपको एंटोनिम, एंटोनिम मतलब क्या होता है, उसका विलोम शब्द आपको रखना है एंड उसको नेवर के साथ रख देना है। इंदौर इज नॉट एज बिग एज मुंबई, आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। नाउ एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, जिसमें ER आता है, और सुपरलेटिव डिग्री होती है जिसमें EST आता है। EST में हम लोग क्या है, जैसे बिग है तो बिगर, जब हम 2 चीज़ों की बात करें, जब हम 3 चीज़ों की बात करते हैं तो वो बिगेस्ट। यहाँ पे हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। हम लिख सकते हैं कि इंदौर इज नॉट एज बिग एज मुंबई, मतलब कि इंदौर इज नॉट एज बिग एज मुंबई, मतलब कि इंदौर इज नॉट बिगर देन मुंबई, इंदौर इज नॉट बिगर देन मुंबई। अब इसमें एक रूल है कि जब भी आप ER लगाते हो आप उसमें दैन लगाते हो, THAN वाला दैन। तो क्या होगा, इंदौर इज नॉट बिगर देन मुंबई। वी शैल स्टडी फिजिक्स, चेंज द वॉइस, फिजिक्स शुड बी स्टडीड बाय अस। जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमें सेंटेंस के स्टार्ट में रख देना होता है वॉइस चेंज करते टाइम, एंड उसमें हम क्या है, इसको चेंज कर देते हैं एक बाय एजेंट के साथ। ओके, शी कांट अफोर्ड इट, शी बाइज अ कार। तो
इसको कैसे करेंगे, शी कांट अफोर्ड इट शी बाइज अ कार, यहाँ पे हमें एक नॉन डेफिनेट क्लॉज यूज करना है ना. सो शी कांट अफोर्ड इट शी बाइज अ कार, ऑल्दो शी कांट अफोर्ड इट शी बाइज अ कार, मतलब कि वो नहीं अफोर्ड कर सकती फिर भी उसने क्या है एक कार खरीद ली. The student is very fast, he can win the race. कभी भी आपको so that का सेंटेंस आए तो very की जगह पे लगा देना so. The student is so fast that he can win the race. खत्म बात, सिंपल सबसे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हर पेन पुट इंक सम शी इन, तो इसमें क्या करेंगे हम कि शी पुट सम इंक इन हर पेन. जम्बल रहता है, आपको उनको एक मतलब सेंटेंस, एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है. तो शी पुट सम इंक इन हर पेन, ठीक है, ऐसे फ्रेम करेंगे. 7th, अनलेस यू आर ऑनेस्ट यू वोंट गेट रिस्पेक्ट. अगर हमें इफ लगाना है तो कुछ भी नहीं करना, अनलेस की जगह पे क्या है इफ लगा देना है. इफ यू आर ऑनेस्ट यू विल गेट रिस्पेक्ट. ठीक है, क्लियर इतना. चलो ओके, नाउ कमिंग टू आवर क्वेश्चंस. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारी फ्लेमिंगो बुक से है, लास्ट लेसन बुक से है, लास्ट लेसन चैप्टर से है. क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगा था. सो बुलेटिन बोर्ड बेसिकली एक नोटिस बोर्ड था जो कि एल्सेस एंड लॉरेन के डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बैड न्यूज़ लेके आया था. बेसिकली इस चैप्टर में एक बॉय है जिसका नाम है फ्रांस, एंड फ्रांस एक फ्रेंच मैन है, एक क्या है, एक फ्रेंच पर्सन है जो कि फ्रांस की दो छोटी छोटी ज़िले में रहता है. ज़िले का नाम है एल्सेस. ठीक है, अब ये जिस ज़िले में रहता है, ये जिस ज़िले में रहता है वो जो जगह है वो वॉर में हार गई. वो जर्मनी प्रूशिया से वॉर में हार गई, जिसके लिए मतलब अब इनको यहाँ पे ऑर्डर आया है कि आपको स्कूल्स में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, अब आपको स्कूल्स में जर्मन पढ़नी पड़ेगी. फ्रेंच एक लैंग्वेज है फ्रांस की, जर्मन एक लैंग्वेज है जर्मनी की. दोनों ही एक देश है, जैसे भारत एक देश है वैसे ये दोनों भी क्या है, एक देश है. अब यहाँ पे ये जो बच्चा है ये जब स्कूल जा रहा था इसने अपना होमवर्क नहीं किया था, एंड स्कूल जाते जाते इनके ना जो मतलब मेन चौराहा होता है वहाँ पे नोटिस बोर्ड था. क्योंकि पहले तो इन्फॉर्मेशन नोटिस से ही मिलती थी, इन्फॉर्मेशन पहले कोई व्हाट्सएप पे कोई मीडिया पे नहीं आती थी. तो यहाँ पे नोटिस आया था. नोटिस बोर्ड पे क्या लगा था, नोटिस बोर्ड पे यही लगा था कि अब जो लोग हैं एल्सेस के और लॉरेन के दो जगहों के जो लोग हैं अब उनको फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, अब उनको जर्मन पढ़ाई जाएगी. सो व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड पे क्या क्या टाइप की न्यूज़ लगती थी. बुलेटिन बोर्ड पे वो सारी टाइप की न्यूज़ लगती थी जो सारी इनकी बैड न्यूज़ बताती थी. बैड न्यूज़ मतलब कि जो भी इनकी लड़ाई हुई, जिस भी लड़ाई में ये हारे, जैसे अभी हमारे पास जो हमारी जियो पॉलिटिक्स सिचुएशंस होती हैं उसमें हमारी जो न्यूज़ आती है वो हमें इंस्टा के थ्रू, फेसबुक के थ्रू मिलती है, वह तब इनको एक नोटिस के थ्रू मिलती थी जो इनकी गवर्नमेंट इनको देती थी. तो उस नोटिस बोर्ड पे सारी इन्फॉर्मेशन आती थी, जैसे जो वॉर में ये हार गए उसके बारे में, जो भी ड्राफ्ट मतलब जो भी नोटिस आता था गवर्नमेंट से वो इनको यहीं पे मिलता था. What is साहेब लुकिंग फॉर इन दी गार्बेज डम्प्स, वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम. तो ये जो चैप्टर है ये लॉस्ट स्प्रिंग का चैप्टर है. इस चैप्टर में दो बच्चों की कहानी है, एक है साहेब, दूसरा बच्चा है मुकेश. साहेब बेसिकली एक बांग्लादेश का भागा हुआ रेफ्यूजी है. वो यहाँ पे राशन कार्ड की वजह से रहता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि बांग्लादेश में उनको खाने पीने की सिक्योरिटी नहीं है, इंडिया में उनको खाने पीने की सिक्योरिटी है. एंड वो एक रैग पिकर है. रैग पिकर मतलब कि वो कूड़े में से ना गोल्ड छानता है, मतलब कि कचरे में से वो ढूंढता है कि उसको कभी ना कभी गोल्ड मिल जाएगा. तो साहेब लुक्स फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स, मतलब कि जो कूड़े की खान होती है उसमें ये कचरे में सोने की तलाश करता है, जिसकी वजह से हमें क्या पता चल रहा है कि वो एक बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटी से है जहाँ पे उनको खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है. एंड वो ढाका से आया है जो बांग्लादेश का कैपिटल है, एंड वो यहाँ पे एक बेटर लाइफ को चेज करते करते आया, मतलब यहाँ पे वो एक खुद के लिए बेटर लाइफ चाहता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर. तो ये नेक्स्ट चैप्टर है हमारा विच इज
डीप वाटर। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बोलता है कि डॉगलस को, मतलब जो हमारे राइटर हैं, उनको वाटर से अपना डर, हाइड्रोफोबिज्म जो था उनका, उनको क्यों हटाना था। तो उनको इसीलिए हटाना था क्योंकि वाटर का जो डर है, जो उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो उनका तजुर्बा रहा है, उस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही डरते रहते थे। एंड उनको अपनी लाइफ को सही से इंजॉय करना था, तभी उनको ये डर अपना क्या है हटाना था एंड अपने डर पे विजय पानी थी। What doubts did Edla have on the peddler? So Edla कौन थी? एडला डॉटर थी। किसकी डॉटर थी? आयन मास्टर की डॉटर थी, उस मिल की डॉटर थी, उस मिल के ओनर की डॉटर थी जिसमें क्या है, पेडलर, मतलब कि जो रैट ट्रैप सेलर था वो जाके रुका था। अब यहाँ पे एडला को क्या डाउट था? एडला को डाउट था कि उसने, मतलब कि पेडलर ने क्रिसमस वाले दिन हमारे घर से क्या है, मे बी कुछ कुछ चीज़ चुराई है, मे बी कोई चीज़ हमारे घर से स्टोलन करी है। एंड उस इंसान का जो जेंटलमैनली बिहेवियर है उसने वो डाउट किया था, बट इसका जो डाउट था वो लास्ट में गलत निकला था। एंड एडला की वजह से, एडला की केयर की एंड ट्रस्ट की वजह से ये जो पेडलर है ये क्या है, ये एक बेटर पर्सन बना था। Next question, list the places that Gandhi ji visited between his first meet with Shukla and his arrival at Champaran। तो ये चैप्टर इंडिगो है जिसमें गांधी जी अलग अलग प्लेसेस विजिट करते थे एंड उन अलग अलग प्लेसेस को विजिट करके इनको पता चला था कि इंडिया के इस साइड पे, नॉर्थ साइड पे कितनी दिक्कतें हैं, बिहार साइड पे कितनी दिक्कतें हैं। एंड इन्होंने पटना विजिट किया था, इन्होंने मुजफ्फरपुर विजिट किया था एंड फिर ये चंपारण गए थे। तो ये अपने दोस्तों को, अपने सपोर्टर्स को कलेक्ट करके चंपारण जाना चाहते थे ताकि ब्रिटिश के अगेंस्ट सब लोग साथ में बोल पाए, ब्रिटिश के अगेंस्ट सब लोग साथ में खड़े हो पाए। Why do most celebrity writers despise being interviews? तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज डिस्पाइज करते हैं, मतलब कि उनको इंटरव्यू देना क्या है, पसंद क्यों नहीं आता, उनको इंटरव्यू देना, उनको इंटरव्यू का एक पार्ट बनना पसंद क्यों नहीं आता। Celebrity writers often despise being interviews because they feel it intrudes on their privacy। मतलब कि कोई इंसान, देखो तुमने कॉफी विद करण देखा होगा, तुमने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, तो वो हर ना, जैसे कोई भी पॉडकास्ट, राज शमानी का बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं, तो तुम हर पॉडकास्ट में सुनते होगे कि जो इंटरव्यू है, जो इंटरव्यू हो रहा है, उसमें इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई एक दूसरे से पर्सनल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मतलब कि अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ तो मैं आपसे सब पूछ सकती हूँ फिर कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, आपका काम क्या है, आपके घर में कितने लोग हैं। मतलब एक तरीके से उनकी प्राइवेट, उनकी जो प्रिवेसी है वो खराब होती है। सिमिलर यही चीज़ यहाँ पे इनको देखने को मिली थी कि इनकी जो प्रिवेसी थी वो खराब होती है, तभी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को इंटरव्यू देना पसंद नहीं आता है ना, एंड वो चाहते हैं कि उनकी जो लाइफ है वो प्राइवेट रहे। ओके, नाउ हम आते हैं हमारी पोम पे, विच इज़ माई मदर एट 66, जिसमें मदर को एक लेट विंटर मून से कंपेयर क्यों किया है। सो एक लेट विंटर मून बेसिकली बहुत पेल होता है, मतलब उसमें कोई भी जान, कोई भी कलर, कोई भी ना ग्लो नहीं होता। तभी इनकी मॉम, हमारी जो पोएटेस हैं, उनकी जो मॉम है वो भी विद एज बिल्कुल फीकी पड़ गई है, उनका फेस भी क्या है, बिल्कुल फीका पड़ गया है। जिस वजह से हम ये चीज़ बोल सकते हैं, जिस वजह से हम ये चीज़ बिल्कुल सही से बोल सकते हैं कि उनकी मॉम का जो फेस है वो क्या है, वो एक लेट विंटर मून जैसा पेल हो गया है। वर्ड यहाँ पे आंसर में क्या है, पेल। तुम ये सब नहीं भी लिखो, तुम पेल लिख दो, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। नेक्स्ट है कि पोएट को सैडनेस से क्या मतलब है कीपिंग क्वाइट में। सो कीपिंग क्वाइट एक जो पोम है हमारी, उसमें पोएट हमें बोलते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, हमें कुछ मोमेंट्स के लिए शांत हो जाना चाहिए, बस हमें चुप नहीं हो जाना चाहिए, हमें उदास नहीं हो जाना चाहिए, हमें क्या है, शांत हो जाना चाहिए। उसी के पैराग्राफ में वो बताते हैं कि कैसे ह्यूमन के जो रिलेंटलेस एक्टिविटीज़ हैं, मतलब ह्यूमंस की जो कठोर
एक्टिविटीज हैं वो क्या है, एनवायरनमेंट को और एक दूसरे को दिक्कत पहुंचाती है। जैसे वॉर्स होते हैं, तो एक इंसान की जब दूसरे इंसान से नहीं बनती पीएम्स की, तो वो वॉर कर देते हैं। मतलब कि एक इंसान की जब दूसरे इंसान से नहीं बनी तो वो क्या है, वॉर करते हैं। एंड पोएट बोलते हैं कि हमें इंट्रोस्पेक्शन की नीड है। इंट्रोस्पेक्शन की नीड मतलब हमें खुद के आत्मा में, हमें खुद के अंदर झांकने की ज़रूरत है कि हम कहाँ सही हैं और हम कहाँ गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो थिंग ऑफ ब्यूटी में सारी नेचर की ब्यूटीफुल चीज़ों के बारे में यहाँ पे हमारे पोएट ने हमें बताया है, जैसे कि सन, मून, ट्री, डैफोडिल्स, क्लियर रिल्स, मतलब कि जो हमारी नदियां हैं, जो हमारे ओशंस हैं, उन सब के बारे में बताया है। हमारे सोल्जर्स के बारे में भी इन्होंने क्या है, बात करी है। एंड ये बताते हैं कि ये जितनी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में, ये हमें क्या है, ये हमें जॉय मतलब कि ये हमें हैप्पीनेस, उसी के साथ साथ ये हमें सॉलेस प्रोवाइड करता है। सॉलेस मतलब क्या, कि हमें सुख प्रोवाइड करता है। व्हाट इज दिस चाइल्डिश लॉन्गिंग पोएट इज रेफरिंग टू? तो जो चाइल्डिश लॉन्गिंग पोएट यहाँ पे रेफर कर रहे हैं, वो रेफर कर रहे हैं कि जो हमारे बचपन के जो बोझ है, जो हमारी सिंप्लिसिटी थी बचपन में, वो मिसिंग हो गई है अडल्टहुड की वजह से। एंड पोएट उसी चाइल्डिश लॉन्गिंग को, मतलब एक ऐसी उम्मीद, एक ऐसी चीज़ को जो इनके बचपन से चली आ रही है, उसको क्या है, रेफर कर रहे हैं। थर्ड लेवल में जो चैप्टर है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? सो थर्ड लेवल बेसिकली एक चैप्टर है जिसमें ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एस्केप मिलता है लोगों को स्ट्रेस से और एंजाइटी से। मतलब कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड है वो, जहाँ पे लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं एंड वो अपनी आज के स्ट्रेस और आज की अपनी घबराहटों से बिल्कुल अलग जा सकते हैं। जैसे आप हो, अभी आपको स्ट्रेस है ना एग्जाम का, पढ़ाई का, तो आप एक न्यू लेवल में पहुँच गए, आप एक पुराने ज़माने में पहुँच गए जहाँ पे आप अपनी चिंताओं से क्या है, थोड़ा टाइम के लिए फ्री हो गए। एंड जो पास्ट था वो थोड़ा सा पीसफुल था। पीसफुल था मतलब कि जो हमारा पुराना समय था, जब फ़ोन, जब टेक्नोलॉजी नहीं होता था, वो बहुत ज़्यादा ही सुखद, एक शांतिपूर्वक क्या था, पास्ट था। नाउ हु इज़ टाइगर किंग, व्हाट डज ही गेट इन हिज नेम? तो टाइगर किंग जब बॉर्न हुए थे, जब वो 10 डेज के थे, वो बोलने लगे थे, उनके बर्थ पे ही प्रिडिक्शन की थी, प्रॉफिट्स ने प्रोफेसी हुई थी कि ये जो बच्चा है ये 99 टाइगर्स को किल कर देगा, ये 100 टाइगर को किल करने से पहले इसकी डेथ हो जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पे हुई थी कि टाइगर किंग जो महाराजा थे, जंग बहादुर इनका नेम है पूरा, वो 100 टाइगर्स को किल करते हैं उनको लगता है, बट ऐसा ट्रू नहीं था। उनके एक वुडन स्पिंचर की वजह से उनकी बॉडी में पूरा पॉइजन फैल गया एंड उनकी डेथ हो गई। मतलब कि 100 रियल टाइगर्स को उनने किल किया उनके ओपिनियन में, जबकि जो 100 टाइगर उनने किल किया था वो किल हुआ भी नहीं था, वो अभी भी जिंदा था। बट 99 जो टाइगर्स उनने रियल किल किए थे उससे उनकी डेथ नहीं हुई। उनकी डेथ हुई एक टॉय टाइगर से, जिसका जो लकड़ी थी, जो कीला था, वो उनकी जो बॉडी में गया था, उसकी वजह से इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। एंड ये अपने फेट को, अपनी किस्मत को, अपनी प्रोफेसी जो इनके ऊपर हुई थी उसको गलत साबित करने का पूरी क्या है, कोशिश करते हैं। विल हैना हेल्प द वुंडेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ? तो ये जो चैप्टर है ये है दी एनिमी से, जिसमें हैना जो डॉक्टर सदाव की वाइफ है, वो उस वुंडेड मैन को, जो कि एक लिखना कमेंट्स में, जो कि एक प्रिजनर ऑफ वॉर है, उसको हेल्प करती हैं एंड उसको बचाती हैं अपनी ड्यूटी समझ के, एंड उसको वॉश वगैरह करने में एक अमेरिकन सोल्जर को हेल्प करती है। सो बेसिकली हैना और डॉक्टर सदाव जापानीज़ हैं, ये जापान कल्चर के हैं। जापानीज़ एंड अमेरिकन वर नॉट एट गुड टर्म्स, वे दोनों दुश्मन थे। तो जापानीज होके किसी अमेरिकन की हेल्प करना इनके लिए इट इज़ नॉट लेस देन अ क्राइम, बट इनने उस प्रिजनर ऑफ वॉर की सिचुएशन देख के, उसकी तबीयत खराब देख के उसकी हेल्प करने का डिसाइड किया था। नाउ व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन लास्ट लेसन से है फ्लेमिंगो बुक का। तो उनने क्या बोला था? उनने बोला था कि फ्रेंच एक
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, ये सबसे क्लियर लैंग्वेज है एंड ये सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है वर्ल्ड में। ये बता के वो अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ बताना चाह रहे थे कि आप अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपने रीति रिवाज को, अपनी आइडेंटिटी को क्या है स्ट्रॉन्ग रखो एंड कभी भी उस चीज़ को भूलो नहीं। ठीक है। What made the peddler think that he had indeed fallen into rat trap? So peddler को क्या लग रहा था? पेडलर को लगता था कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया एक मोह माया है, ये दुनिया एक केज है जिसमें अगर हम फंस गए तो हम गए। इसको ऐसा इसीलिए लग रहा था क्योंकि इसने 30 क्रोनॉर चोरी किए थे एक क्रॉफ्टर के घर से एंड वो चोरी छुपाने के लिए ये जंगलों में परेशान हुआ था। ये वो चोरी छुपाने के लिए इसको बहुत ज़्यादा झूठ बोलने पड़े थे, जिस वजह से इसको लग रहा था कि वो एक रैट ट्रैप में घुस गया है। बट एडला ने, मतलब कि आयरन मास्टर की डॉटर ने, जो काइंडनेस दिखाई थी इसको, उस वजह से उसने वो 30 चोरी किए हुए क्रोनॉर क्रॉफ्टर को रिटर्न कर दिए थे एंड वापस कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहिब टी स्टॉल पे जो जॉब करने लगा जिसमें उसकी सैलरी 800 रुपीज़ पर मंथ थी, क्या वो हैप्पी था? सो साहिब भले एक टी स्टॉल पे जॉब करता था, साहिब एक बिल्कुल भी हैप्पी किड नहीं था, एक हैप्पी चाइल्ड नहीं था, क्योंकि वो अपने फ्रीडम एंड वो अपने केयर फ्री, वो अपने जिंदा दिल जो उसकी नेचर थी उससे क्या है बिल्कुल भी अब कंफर्टेबल नहीं रहता था। अब वो क्या है, अब वो अकेला उसको अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती थी। मतलब कि वो रैग पिकिंग के जो उसके दिन थे उसमें बहुत चिल करता था, बहुत मस्ती से बिना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के घूमता था, बट अब उसके सर पे बहुत ज़्यादा ही क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद नहीं, अलग है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम कीपिंग क्वाइट। तो कीपिंग क्वाइट में मेन आइडिया क्या है कि हमें इंट्रोस्पेक्शन की नीड है। लिखो कमेंट्स में इंट्रोस्पेक्शन, मतलब कि हमें खुद को समझने की, खुद को जानने की नीड है। हमें खुद के आत्मा में एक बार झांकने की ज़रूरत है कि हमारे साथ हम चीज़ें जो दूसरों के साथ करते हैं, क्या हम सही हैं, क्या हम गलत हैं, हमें खुद को किस हिसाब से बदलना चाहिए एंड हमें पॉज करना चाहिए। हमें लोगों के साथ थोड़ा सा शांति से तरीके से रहना चाहिए, जैसे कि हम किसी को अपने एक्शन से हार्म नहीं करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या है समराइज करना है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक पोम था जो बताती है कि जो नेचर है हमारा, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये ब्यूटीफुल हैं एंड ये एक जॉय है फॉर एवर। इट इज अ जॉय फॉर एवर, मतलब कि इनकी जो ब्यूटी है, हमारे नेचर की जो ब्यूटी है वो क्या है, वो इटर्नल है। इटर्नल है मतलब कि वो कभी भी फिनिश नहीं होगी, उल्टा वो हमेशा बढ़ती रहेगी। एंड नेचर के पास हमेशा एक क्या है, नेचर के पास हमेशा एक ताकत है हम सबको फिक्स करने की, हम सबको हील करने की, हम सबको क्या है, हम सबके जो दुख दर्द है उसको सुधारने की, क्योंकि ओपन एयर में ब्रीथ करना हमें बहुत हद तक क्या है फिक्स कर देता है। तो पोएट अलग अलग बेनिफिट्स बताती है, अलग अलग ब्यूटी बताती है जो नेचर में होती है एंड बताती है कि नेचर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हम सबकी लाइफ का। ठीक है, ओके। नाउ दिस इज अगेन फ्रॉम कीपिंग क्वाइट कि फ्यूचर क्या है हमारी कंट्री का, पूरे वर्ल्ड का। इतने ज़्यादा लोग एक दूसरे से नफरत पाल के बैठे हैं, डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज है लोगों में, जेलसी है, हेट्रेड है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो फ्यूचर है मैनकाइंड का वो क्या है, वो ख़राब है। अगर हमने खुद में इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया, अगर हमने खुद में एम्पैथी नहीं लाई, अगर हमने खुद में सही तरीके से चीज़ें नहीं लाई, तो वो क्या है, वो चीज़ हमें एक पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ नहीं ले जाएगी, वो चीज़ हमें एक सही दिशा में नहीं ले जाएगी। नाउ वो जो रॉयल इन्फेंट था, मतलब कि टाइगर किंग के बारे में बात हो रही है, वो जो रॉयल इन्फेंट थे वो कैसे सही तरीके से बात करते थे एंड वो
एक छोटे बचपन में ही कैसे मतलब कैसे बहुत बड़े बड़े जवाब देते थे लोगों को, 10 साल के थे वो तब से जवाब देते थे लोगों को। सो इनकी जो लाइफ थी उनका ऑब्सेशन था, मतलब इनको बहुत ज़्यादा पसंद था टाइगर्स को किल करना। एंड उनके लाइफ के बारे में जो प्रोफेसी हुई थी, मतलब कि जो भविष्यवाणी हुई थी कि ये एक टाइगर से ही मरेंगे, वो सच हुई थी, जिसकी वजह से उनके जो एक्शंस थे, उनकी जो अकड़ थी, उनका जो ईगो था, वो उनको डाउनफॉल की तरफ लेके गया था, वो उनको डाउनफॉल की दिशा में लेके गया था। ठीक है, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस क्लास, एंड ऑफ दिस सेशन। आई ट्राइड माई बेस्ट, जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ देम, सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अगर आपने ये क्वेश्चन सही से कर लिए, लिखना सीख गए, आपके 80% ऑफ द सिलेबस, 80% of the chapter will be done. All the very best for your exams. Stay tuned. Happy learning. Bye bye and take care.